आज हम लोग सभी लोग परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। साथियों, बाबा साहब का आगमन के बाद उनको स्कूल में उनके पिताजी सूबेदार थे। अंग्रेज के शासन काल में उनके पिताजी सूबेदार थे, इसलिए उनको पढ़ाने की इच्छा हुई। लेकिन साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नामांकन के बाद इस व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उनको स्कूल के अंदर तक, स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया। स्कूल के बाहर रहकर हमारे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर पढ़े लिखे और ऐसे पढ़े, इतना पढ़े कि उन्होंने हम लोगों के देश का भविष्य ही बदल दिया। साथियों, आज हम लोग बैठे हुए हैं, तमाम सारे लोग एक दूसरे के, हम बाबा साहब के आगमन के पूर्व हमारे कुल समाज के लोगों ने भी उन देवी देवताओं का उतना नमन वंदना नहीं किया जितना हमारे पूर्वजों ने किया। आज भी आप लोग देखते होंगे रोड पर 10 किलोमीटर नहीं 25-50 किलोमीटर का साष्टांग दंडवत करने वाला लोग, कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा, कोई फरवर नहीं मिलेगा, वो सारे लोग हमारे मिलेंगे। और बाबा मंदिर पंडा लोगों के घर के बगल में है, लेकिन किसी पंडा को आपने दंडवत करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हम लोगों का कल्याण उन देवी देवता बाबाओं ने नहीं किया जो कल्याण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के पूर्व हमारे समाज के लोगों का क्या गति था, क्या मति था, जान लीजिए। हम लोगों को रोड में चलने की इजाजत नहीं थी। हम लोग रोड में चलते थे, हमारे पूर्वज, तो उसके गर्दन में मटका बांध दिया जाता था ताकि थूके तो जमीन गंदा ना हो। कमर में झाड़ू बांधा करता था, हाथ में घंटी लगा दिया था कि शूद्र चले तो टन टनाटन चलते रहे और परछाई हम लोगों का नहीं पड़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस घंटी को फेंकवा करके टाई बनवाया हम लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमर से झाड़ू को उठा के फेंक दिया, रिवॉल्वर बांध दिया, रिवॉल्वर बनवा दिया। ऐसे बाबा साहब का नाम। और साथियों, जिस हाथ में घंटी दिया था मनुवादियों ने, बाबा साहब ने हम लोगों को कलम थमवा दिया, कलम। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता लोग हैं, मैं आप लोगों का विशेष समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा संक्षेप में संदेश यही है, आप लोगों से निवेदन यही करने का प्रयास किया कि जो काम किसी देवी देवताओं ने नहीं किया वो बाबा साहब ने करके दिखाया। साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों से करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बोला उसको अगर एक लाइन में हम दोहराएं तो हजारों साल की गुलामी 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान देकर समाप्त कर दिया। अब आज के जो मुख्य अतिथि हैं, धन्यवाद। मैं आप लोगों के बुद्धि को सादर नमन करता हूं, अर्थात नमो बुद्धाय। और आज जो विशेष दिन है, जिन्होंने संविधान को बना करके हम लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी मैं नमन करता हूं। और मंच पर उपस्थित
हमारे उपायुक्त महोदय सहित अन्य सभी विशिष्ट गणों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ज़्यादा चूँकि ये पुस्तकालय परिसर है और हमारे विद्यार्थी हैं, तो मैं इस पर ये बताना चाहता हूं कि सोचना कैसे चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, ताकि आप बदलाव ला सकते हैं। अभी आप देखेंगे कंटेंट कम पढ़िए, कम और इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, आलोचनात्मक चिंतन सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। ये सब चीज कैसे आता है, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्पर है इसको बनाइए, इसको कैसे आता है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अब मैं विद्यार्थियों को खास करके फोकस कर रहा हूँ, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीडिंग है क्या। अब एक छोटा सा सवाल आप लोग से हम करते हैं, यदि पीटी में सवाल ये आता है कि संविधान, पार्लियामेंट कोई बिल को पास कर दे, विधेयक को पास कर दे, तो फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाता है? तो विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी हाथ उठा करके बताते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। तो मैं उनको बताता हूं कि आप 100% गलत हैं। मैंने ये सवाल नहीं पूछा है कि संसद के दोनों सदनों ने जो पास कर दिया उसके बाद किसके पास जाता है बिल पारित होने के लिए, तो प्रेसिडेंट सही है। मतलब आपने क्रिटिकल रीडिंग नहीं समझा। क्रिटिकल रीडिंग जो है वो वॉवेल जो है, पहले 3 ही ले लीजिए, क्लासरूम में हम 5 को बताते हैं। ए से एनालाइज, ई से इवेल्युएट, आई से इंटीग्रेट। आप सवाल को एनालाइज कीजिए उसके कंपोनेंट में, तब प्रश्न के हिसाब से इवेल्युएट कीजिए, तब है जो परिस्थिति संदर्भ जो है उसमें इंटीग्रेट कीजिए। मैंने कहा संसद द्वारा पास कर दिया गया, मतलब आप लोग पढ़े ही नहीं ध्यान दे करके कि संसद का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लोग को मिला है, देख लीजिए, इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्रेसिडेंट एंड हाउस। बिल को पास कर देगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप जो है बातों को समझना सीखिए। और ये जो है आप लोग अभी सोचते हैं कि नौकरी करके इंजीनियर, डॉक्टर और पैसा कमा लेंगे, समाज को बदल देंगे, तो नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको थोड़ा फिलॉसफी भी पढ़ना समझना पड़ेगा, कुछ इतिहास भी आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संस्कृति जो है वो इतिहास बोध से, परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री से बनता है। इसीलिए कुछ लोग इतिहास को बार बार लिखते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो है इतिहास को समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। जो कोई लिख दिया उसी को सही मान कर करके और हम लोग उस पर चले जा रहे हैं। अभी ट्रेन में हम आ रहे थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, नाम नहीं बताएंगे, तो वो उनसे बात होने लगी तो हम कहे कि देखिए भाई, आप लोग जो बात समझते हैं तो आप लोग बदलना भी नहीं। तो बोले कि नहीं, अत्याचार होगा तो उसका विरोध होगा ही होगा, एकदम श्योर है। हम कहे कि सुनिए, भारत में जो अत्याचार है कि हमारे बाबूजी मरे तो कोई कहता है कि वहाँ पलंग, सोफा सेट, मोबाइल सब पहुँचा देंगे, तो ये जो ठगने का प्रक्रिया है, ये जो अत्याचार है, ये तो सांस्कृतिक आवरण ओढ़े हुए है, तो पता ही नहीं चलता है उसको। जो प्रताड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं चलता है कि हमारा शोषण हो रहा है। तो ये जो चीज है, गौरव मंडल 3 मिनट के फोन में 5 बार हमको थैंक्स दिया कि नहीं सर, आप बहुत बढ़िया से समझाए, बताए। तो क्रिटिकल रीडिंग क्या है इसको आप समझिए। तो हम पूछते हैं इतिहास वाले, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो बताता है कि इतिहास इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएं। हम के बउआ, ये 8वां क्लास का बात है। इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास बोध संस्कृति का निर्माण करता है। और इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल एक प्रसिद्ध लेखक थे, एनिमल फॉर्म, और 1984 के लेखक। हम चूंकि इसलिए इस डिटेल में बताते हैं कि विद्यार्थी आप जरा और गहराई में जाइए। वो लिखता है कि जो इतिहास पर नियंत्रण रखता है
वो वर्तमान और भविष्य पर भी नियंत्रण रखता है। इसीलिए ऐसे आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, 1962 में एक किताब लिखे, थॉमस सैमुअल कुहन। आप लोग जो विद्यार्थी हैं चाहे तो रिकॉर्ड करें और गूगल में उस चीज को देखें। थॉमस सैमुअल कुहन 1962 में किताब लिखा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, माने वैज्ञानिक क्रांति कैसे होता है। वैज्ञानिक छोड़ दीजिए अब क्रांति कैसे होता है। तो क्रांति मतलब लोगों को दिमाग में सिर्फ राजनीतिक आता है, नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, कोई भी क्रांति हो सकता है। क्रांति कहते किसको है? रिवॉल्यूशन। शॉर्ट पीरियड में बहुत बड़ा चेंज, शॉर्ट पीरियड में ड्रेस्टिक चेंज को ही रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो कहते हैं जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा। आपके विचार धोती वाले आदमी थे, हम कहे सर मैं नहीं मानता हूँ, आप मानते हैं। बोले क्यों? हम कहे आप वेद पुराण रामायण महाभारत का विरोध करते हैं? बोले हाँ मैं विरोध करता हूँ। हम कहे कि बाइबिल और कुरान का भी विरोध करते हैं? तो नहीं मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। हम कहे क्यों नहीं करते हैं आप उसका विरोध? बोले कि सर हम उसको पढ़े नहीं। हम कहे क्यों नहीं पढ़े हैं? तो उसमें मेरी आस्था नहीं है। तो हम कहे वेद पुराण रामायण महाभारत जिसका विरोध करते हैं, जब इसमें आस्था ही नहीं है तो पढ़ने के लिए काहे गए थे? आपको विज्ञान का किताब पढ़ने के लिए नहीं है, आपको बुद्ध का किताब पढ़ने के लिए नहीं है। इसी तरह से हमको एक छपरा में एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे है कि बेंगलोर है कि हैदराबाद है, सब चुप, फिर दोहराए, सब चुप। अरे इसमें से कोई नहीं है। लेकिन आपसे जब हम ये पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, तो चारों में काहे अटक जाते हैं? अरे पकड़ मार तो एक घेरा बनाने के लिए किया है, आप इसमें क्यों फंसे हुए हैं? आप याद कीजिए। और आगे वक्त भी हम बार बार कह रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़िए, कौन अछूत थे और कौन शुद्र थे उनके पुराने साहित्य में है। बाद में जो 56 में जो था वो सब पचड़ा से छोड़ करके अलग रास्ता अपना लिए, और उसके 90 दिनों के अंदर जो है उनकी मृत्यु भी हो गई। मतलब यदि वो बचे रहते तो कितना बड़ा और क्रांति का शुरुआत किए थे जहां जाता। तो हम लोग क्यों अटके हुए हैं उस चीज में? ये जो आप समझने का कोशिश कीजिए। हम क्योंकि क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं और टैक्सेशन के पदाधिकारी रहे, लिखते भी हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को मतलब हम साइंस से समझाते हैं तो पढ़ूंगा, तो उसके झांसे में मैं नहीं आना चाहता हूँ। वो चाहता है कि आप उसको पढ़ें, आप उसमें उलझें, आप अपनी जवानी, उत्साह, समय, संसाधन सब उसमें लगाए रखें। अभी नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की बैठक थी दिल्ली में, 2 दिन का विमर्श सम्मेलन था, और हमारे लोगों का जो है उत्साह, जवानी, उमंग, धन संपत्ति सब चीज को बर्बाद कर रहे हैं। क्या होता है? अरे आदमी जो हम लोग हैं 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस पैदा हुआ, और उसी एक आदमी से पूरे रेस जो दुनिया में है और 8 अरब आबादी उसी का संतान है। ये अलग बात है कि नेचुरल सिलेक्शन, ज्योग्राफिकल एडॉप्टेशन, म्यूटेशन से रेस बन गया अलग अलग। तो उत्पत्ति के आधार पर भारत में कोई आदमी यहाँ का मूल निवासी नहीं है, और आने वाले के आधार पर तो आने वाले का तो आते ही रहे हैं और मिलते ही रहे हैं। उसी कड़ी में एक आर्यों की कहानी झूठी कहानी है, इसको हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी ज्यादा है आलोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में। जो 50,000 साल पहले भारत में आए और अपनी संस्कृति बचाए हुए हैं, उसमें से 5 ट्राइब जो है अंडमान निकोबार में है, जो ट्रिपल डिजिट से ज़्यादा नहीं है, 213, 212 संख्या में है, ज़्यादा नहीं है। और मेन लैंड में 2 ट्राइब हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है बॉर्डर में। एक ट्राइब का 80% पॉपुलेशन चाइना में है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में 20% है। बाकी जो है सब मिक्सअप हैं। तो आने के आधार पर कोई यहाँ जन्म के आधार पर कोई मूल निवासी नहीं है, और रहने वाले के हिसाब से तो आप साबित क्या करते हैं? आप ही का तो आप किसका एजेंडा को चलाए जा रहे हैं? अपने विरोधियों का। तो क्या साबित करना चाहते हैं? अब सुन लीजिए बात गौर के। मूल निवासी का मतलब होता है कि उस तथाकथित किसानों को, सबको गाली देकर सिद्धांतिक रूप से चलाए हुए हैं। एक भी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव उनका योजना नहीं है
कि बच्चों में जो है उद्यमिता सिखाएं, फिनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, सोशल ऑडिट चलाएं या पढ़ने का तरीका बताएं। कहीं नहीं, कोई भी चीज़ पहले सिंपल था, धीरे धीरे जाके कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, विखंडन हो सकता है। जैसे कोई मछली है तालाब में, तो पहले है जो प्लैंक बहुत छोटा छोटा सिंगल सेल का जीव है, होते होते वो मछली बना तब डिकम्पोज होगा। भारत में एक भाषा जो है, समझे ना, भारत में एक भाषा संस्कृत है जो शुरू में ही एकदम कॉम्प्लेक्स में आ गया। ऐसा कैसे होगा भाई? ये तो विकासवाद का सिद्धांत के विरुद्ध है। आप यहाँ ठोठी जो लिपि जो झारखंड का है आप पढ़ें, भाषा का विकास होता है, पहले बोली होता है, डायलेक्ट होता है, उसके बाद वो साहित्य होता है, उसके बाद वो विशिष्ट साहित्य होता है। तो संस्कृत भाषा का कौन सा बोली है, डायलेक्ट है? क्या संस्कृत भाषा में किसी का आप पहाड़ का नाम, नदी का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। ये बहुत बड़ा बौद्धिक घपला है। क्या है? अरे भैया, प्राकृतिक देवघर जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय पधार चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुस्तकालय के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करेंगे, सम्मान के साथ लाएंगे। एसपी साहब को सम्मान के साथ मंच पर लाएंगे। तालियां से सम्मान होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। थोड़े खड़े होके तालियां बरसात बजाते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब एसपी साहब को सबसे पहले पैच लगा के सम्मानित करेंगे महेश प्रताप लंकेश जी। उसके बाद बुके देकर सम्मानित करेंगे मान्यवर मनोज चौधरी जी। थोड़ी तालियां बजती रहनी चाहिए, ये हम सबों के लिए बहुत ही गौरव का बात है। व्यस्त समय के बाद भी माननीय एसपी साहब जो पहली बार पुस्तकालय में आए हुए हैं, ताली बजती रहनी चाहिए। बुके देकर सम्मानित करेंगे माननीय मनोज प्रसाद चौधरी जी। नहीं, ठीक है। तो मुझे कंक्लूड करना है, तो विद्यार्थियों से संबोधित कर रहा था, क्योंकि मुझे वक्ता नहीं था। तो देखिए, कहा जाता है कि जो परीक्षा में जो आप लोग लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर कॉपी पढ़ता नहीं है, एग्जामिनर से को प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत में प्रजातंत्र है, आप इस पर लेख लिख रहे हैं, हिंदी में प्रजातंत्र है, तो आप लिखिए कि भारत में प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारत का जो नागरिक है, यहाँ कोई राजा ही नहीं है कि उसका हम प्रजा है, यहाँ तो लोकतंत्र है। तो आप प्रजातंत्र और लोकतंत्र में अंतर समझा दिए तो एग्जामिनर अटक गया। अंग्रेजी डेमोक्रेसी दोनों का हो सकता है, समझ रहे हैं बात को ना? तो ये लिखने का जो तरीका है, तो इसको जो है कुछ लोग हमको समझाते हैं कि एजिटेट और स्ट्रगल शब्द एक ही होता है। हम कहे भैया तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उनको आपत्ति होता है कि क्यों आप प्रणाम कर रहे हैं। हम कहे कि जो एजिटेट और स्ट्रगल शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं पता था, वो आपने बता दिया, तो आपको मैं धन्यवाद दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा एजुकेट, बस कंक्लूड कर रहे हैं 2 मिनट में। एजुकेट मतलब पढ़िए, एजुकेट मतलब उसका मनन मंथन कीजिए। एजुकेटर दही के घोटना को कहते हैं, और उससे जो निकला उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए या सेमिनार के लिए। ये बात भी बाबा साहब ने कहाँ से लाए थे? बुद्ध से लाए थे। बुद्धम शरणम धम्मम, और जो संघम शरणम है, क्या है? बुद्ध एक संस्था था जिसको विशिष्ट बुद्धि होता था उसको, तो बुद्धम शरणम मतलब बुद्धि के शरण में जाओ। जो एजुकेट कहा बाबा साहब ने। धम्मम शरणम, धम्म क्या है? धारेती थी धम्मो, जो धारण करने योग्य है उसी को धम्म कहते हैं। तो आप जो पढ़े उसमें से जो धारण करने योग्य है उसको धारण कीजिए। और देन संगम, ये अनुवाद नए संदर्भ में समझाया। तो यही मूल मंत्र है आप लोग का सफलता का। पढ़िए कम, मंथन ज़्यादा कीजिए और इसको ऑर्गेनाइज कीजिए अपने हिसाब से। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज इस ज्ञान भूमि में बोधिसत्व, भारत रत्न
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग आदरणीय सोरेन साहब, मुझे बताया गया है कि वो प्रशासनिक सेवा में थे, एडीएम पद से रिटायर्ड हैं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए देवघर के आदरणीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए आदरणीय बीपी यादव साहब, मेरे मित्र अभियंता, प्रख्यात चिंतक, विचारक, लेखक एवं करियर गाइड इंजीनियर निरंजन सिन्हा साहब, मेरे साथ भागलपुर से आए हुए आयकर अधिकारी विजय रविदास साहब, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जहां तक मेरी समझ है अंबेडकर पुस्तकालय स्थापना समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय इंजीनियर महेश कुमार लंकेश साहब, मंचासीन विद्वतजन, आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम छात्र छात्राएं, माताएं बहनें, युवा साथी एवं पत्रकार बंधु, सबसे पहले इस ज्ञान भूमि में बोधिसत्व, विश्व विभूति, भारत रत्न, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर की 132वीं जयंती की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भागलपुर में राज्य कर अपर आयुक्त हूं अपील के पद पर, लेकिन मुख्य रूप से मैं बताऊं कि मैं समानतावादी हूं, मैं समतावादी हूं, मैं स्वतंत्रतावादी हूं, मैं संविधानवादी हूं, मैं भारतीयवादी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं। आई मैं अम्बेडकर। जब हम अपने लोगों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महामानव की बात करते हैं उनकी जयंती पर, तो मन अक्सर भावुक हो जाता है। पूर्व के वक्ता मेरे साथी अभियंत्रण सेवा पृष्ठभूमि से हैं, मैं हिंदी साहित्य से रहा हूं। मैं इस वातावरण को मैं थोड़ा सहज करने की चेष्टा करता हूं। उधर जलती है शम्मा, इधर दिल को याद आता है, कोई महफिल है तेरा रंगे महफिल याद आता है। कुछ ऐसे हादसों से जिंदगी गुजरी कि आए लोगों, न तूफान याद आता है न साहिल याद आता है, नजदीक थे तेरे हंसी लम्हा जो गुजरा तेरे शामिल याद आता है। और बाबा साहब के बारे में जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हम आज यहाँ खड़े हैं क्योंकि बाबा साहब थे। बिहार विकास विवाद, यदि बाबा साहब ने होते तो हम नहीं होते। अपने सीने में चुभा दर्द का नस्तर लेकर खुद अपने जख्मों को सिया करते हैं। तुमने इतिहास की तहरीर देखी होगी, मौत के बाद भी कुछ लोग किया करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जब हम मनाते हैं तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि बाबा साहब जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में भी दीवार। सदियों से सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दास्ता की पीढ़ियों में कैद बहुजन समाज को उनकी गुलामी से मुक्त कराने वाले मुक्तिदाता के बारे में इधर हाल में यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया में, संयुक्त राष्ट्र में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हो रहा था, जिसमें विश्व विख्यात चिंतक, विचारक और प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्वीन ने कहा था, बाबा साहब की तुलना उन्होंने पैगंबर मूसा से की थी, ईसा मसीह से की थी, मार्टिन लूथर किंग से की थी, अब्राहम लिंकन से की थी। तो बाबा साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। पिछले दिनों कोलंबिया विश्वविद्यालय में जहां तक मुझे पता है कि 1000 साल तक जो विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हुई है उनका जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें पहले पायदान पर तथागत बुद्ध आते हैं और तीसरी या चौथी पायदान पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं।
वर्ग विशेष का नहीं कह सकते हैं। उसको एक वर्ग विशेष का मसीहा मानना, केवल एक विधि मंत्री मानना, केवल एक संविधान निर्माता मानना। विद्यालय है जहां बाबा साहब के थॉट में एमए की डिग्री दी जाती है। मैंने उस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। जब से मुझे होश हुआ मैंने बाबा साहब को पढ़ने की चेष्टा की है, उसको जीने की चेष्टा की है। बाबा साहब विश्व स्तर के विद्वान थे, अर्थवेत्ता थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, समाज वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक थे और बड़े राजनेता थे। बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थिति में उनका लालन पालन हुआ है। आप सबको मालूम है कि 1891 में महू में मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, उनके पिताजी सूबेदार थे सेना में। 1891 में उनका जन्म होता है महू छावनी में, वहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। लेकिन एली क्रिश्चियन कॉलेज से वो बीए करते हैं, उसी कॉलेज से वो एमए करते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन 6 विषय में वो एमए करते हैं। वो फिलोसफी में एमए करते हैं, हिस्ट्री में एमए करते हैं, निधन शास्त्र में एमए करते हैं, इकोनॉमिक्स में एमए करते हैं। वो एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करते हैं और बाद में डीएससी भी करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। छोड़ दें, आने वाली पीढ़ियां उसको आगे ले जाएगी। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। Go and tell my people to educate, to agitate, to organize. I am always with you. ये बाबा साहब ने कहा। इसलिए यदि कोई कहता है कि यदा है धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्यहम् युगे युगे, कोई हथियार लेकर पैदा होता कि ये हमारा धर्म नहीं। हमारा धर्म है अष्टादेशु पुराने सुव्यवस्था से बचेंगे, जो पूरी कौम को गुलाम करके मुट्ठी भर लोगों को शासन सत्ता में पहुंचाए रखना चाहता है। ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो हमें चुनौती के रूप में इस बात को लेना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और दूसरा है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म को सत्य कहता है, जगत मिथ्या। एक प्रश्न है, ब्रह्म या सत्य। सदियों से यह प्रश्न खड़ा है, ब्रह्म सत्य या जगत सत्य है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव, राम कृष्ण या कोई नारायण, ये यदि सत्य हैं तो बतलाओ, सकल विश्व के मुक्तिदाता गौतम बुद्ध क्या सत्य नहीं है? दुर्गा, काली, सरस्वती माता, पार्वती या भगवती माता, ये यदि सच हैं तो बतलाओ, तेरी अपनी माता सत्य नहीं है? स्वर्ग नरक वैकुंठ धाम सब परमानंद या मोक्ष प्राप्ति, ये यदि सच है तो बतलाओ, भूख दुख क्या सत्य नहीं है? 35 कोटि देवी देवता, उनके सहस्त्र अवतार और माता, ये यदि सच हैं तो बताओ, हमारे बहुजन नायक क्या सत्य नहीं है? वेद पुराण स्मृति उपनिषद महाभारत या रामायण हो, ये यदि सत्य है तो भारत का संविधान क्या सत्य नहीं है? हत्या लूट और व्यभिचार का छल धोखा और लंपटगिरी उनकी बचना है। हत्या लूट और व्यभिचार का छल धोखा और लंपटगिरी उनकी, ये सब है व्यवहार। हमारे इस चक्कर में नहीं पड़ना। गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर और नानक दादू संत हमारे, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, पेरियार और साहू सब हमारे, ये सब है हमारे पुरखे। प्रज्ञाशील, विनय और करुणा, ये सब हमारे व्यवहार हैं। लाखन पासी, बिजली पासी, बाबा साहब, भीमराव और मानवर काशी राम हमारे। क्यों हम पूजें दुष्चरित्र को? हमारे पास जब इतने बहुजन नायक हैं जो समता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो हम बुद्ध को पूजें। ए भारत के मूल निवासी, उठो जागो, संविधान उठाओ। बैठते हैं तो मूल्यांकन करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी ख्वाहिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही हो, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमें एक भारत बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है, एक प्रबुद्ध भारत बनाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, इस संकल्प के साथ कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने अपने वचनों से हमारे पुलिस अधीक्षक देवघर मान्यवर सुभाष चंद्र जाट जी से अनुरोध करता हूं कि डेस्क पर आवे और हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें।
की। आज के मुख्य अतिथि हमारे उपायुक्त महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सभी भारत के नागरिकगण। आप भारत के नागरिक क्यों हैं? क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक प्रजातंत्र है। और वो प्रजातंत्र क्यों है, कैसे है? उस प्रजातंत्र को बनाने में सभी भारतवासियों का बहुत योगदान है, लेकिन उस योगदान को एक माला के रूप में पिरोने में, उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देने में, उसको एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका अतुलनीय योगदान है। और इसी कारण से हम उनको संविधान का निर्माता कहते हैं। जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया और उस संघर्ष को करने के बाद उन्होंने जो हासिल किया, उनकी महानता ये है कि उस मुकाम को हासिल करने के बाद उन्होंने उसको सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उसको एक कानूनी पहनावा दिया, उसको एक कानून का आधारभूत ढांचा दिया, ताकि उन्होंने मैटर ऑफ राइट मिले, ताकि वो अपनी एनर्जी उस संघर्ष में नहीं लगा के नेशन बिल्डिंग में करें, राष्ट्र के निर्माण में अपनी एनर्जी लगाएं। ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी को कितने लोग वापस देते हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि पे बैक टू द सोसाइटी। आपने शिक्षा ली, आपने हवा पानी ली, आपने अपने लिए जीविका का एक साधन चुना, लेकिन फिर आपने समाज के लिए क्या किया? अगर वो देखना है तो आपको बाबा साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनकी जीवनी पर जब आप विचार करेंगे, आप गौर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका तो संघर्ष कुछ है ही नहीं उनके सामने। उन्होंने जो संघर्ष किया, आपके पास जो चीज़ें आपको प्लेट में मिल रही है, वो चीज़ें लेने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस वक्त बहुत संघर्ष था, लेकिन प्लेट में चीज़ों को लेने के बाद हम कितना आगे बढ़े, हमने कितने स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण में सहयोग दिया, ये इम्पोर्टेंट है। आज हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो संविधान की वजह से हूँ, हम सब लोग हैं संविधान की वजह से हैं। आज मैं बोल पा रहा हूँ, संविधान की वजह से बोल पा रहा हूँ। आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, संविधान की वजह से हैं। हम में आत्मविश्वास है, संविधान की वजह से है। हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है, संविधान की वजह से नहीं कर सकता है। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, संविधान की वजह से है। लेकिन उस इक्वल अपॉर्चुनिटी को वास्तव में इक्वल हम कैसे बना सकते हैं? जैसे एक रेस है, उस 100 मीटर की अगर रेस है, लाइन एक जगह रख दीजिए, फिर उनको दौड़ाइए। तो हम ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप पहुँच जाएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं? तो वो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसको रियल सेंस में हम कैसे लेके आ सकते हैं? सोशियोलॉजी में इसके ऊपर बहुत लेख लिखे गए हैं, और ये जो लाइब्रेरी है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपनी जर्नी एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं। शिक्षा का जो महत्व है, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। कलम तलवार में नहीं, बंदूक में नहीं, कलम ताकत में होती है। ताकत जो है वो कलम में होती है, और इसी कलम की ताकत का हम लोग आज तक गुणगान करते आए हैं, इसको पढ़ते आए हैं। किसी ने बंदूक से गोली चलाई, जिसने सुनी, जिसको लगी, जिसने देखी, उसके साथ वो नष्ट हो गई। लेकिन जिसने किताब में अपने विचार लिखे, किताब में अपने संघर्ष को लिखा, किताब में
जिसने प्रशस्त उन पथों को लिखा, किताब में जिन्होंने उस मुकाम को लिखा कि उसने कैसे हासिल किया और आप वहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है जो सिर्फ कलम की दम पे हम कर सकते हैं। और कलम चलाने की ताकत ऐसे नहीं कि आपने कलम ली और आप चलाने लग गए। कलम चलाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एकाग्रचित रहना पड़ता है, उसी से आप में आत्मविश्वास भी आता है, हिम्मत भी आती है और बुराई को प्रतिकार करने की ताकत भी आती है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे मैं उनको सादर नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र और एक लीगल फ्रेमवर्क में अपने कारवां को आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जोर से तालियों का स्वागत करें। ताली बजते रहनी चाहिए। अब हमारे पुलिस अधीक्षक जी को दिया जा रहा है, ताली भी बजती रहनी चाहिए। आज की अध्यक्षता कर रहे ईडी सोरेन को समर्पित करते हुए अंबेडकर पुस्तकालय के उपाध्यक्ष कुलदीप रविदास जी को में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बीच 100 नंबर का बाबा साहब के जिंदगी, बाबा साहब से संबंधित देश का विकास और शिक्षा से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन की गई थी, जो 1 घंटे का जो रिजल्ट पाने वाले होंगे छात्र छात्राएं, हम समझते हैं कि उपस्थित जरूर होंगे। मैं जैसे ही मैंने उनका नाम अनाउंस करूंगा, वो जल्द मंच पर आएंगे और प्राइज ग्रहण करेंगे। खुशी की बात है कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, क्योंकि बाबा साहब का अध्ययन करना सिर्फ कोर्स से हटके नहीं, कोर्स से संबंधित भी है। तो इन्होंने बहुत मेहनत कर और पहला प्राइज जो है कि प्राइज गोज टू मिस्टर नीरज कुमार। मिस्टर नीरज कुमार ID नंबर 9168 अम्बेडकर पुस्तकालय के द्वारा ये प्राइज और प्रशस्ति पत्र ये ग्रहण करें नीरज कुमार माननीय उपायुक्त के हाथों से। और मैं बता दूं कि ये जो अम्बेडकर पुस्तकालय है 15,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। 15,000 छात्र छात्राएं का मतलब ये 15,000 का मतलब हुआ 1.5 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं। ये संवाद 1.5 लाख लोगों तक जा रही है। अब इस प्राइज को लेने वाले हैं दी सेकेंड प्राइज को बच्चियां भी कम नहीं है। हाँ, अब पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं चाहूंगा ये प्राइज उनके हाथों से इसको मिले। प्रिया भारती ये सेकेंड विनर हैं। ये प्रशस्ति पत्र है, ये अम्बेडकर पुस्तकालय संचालक समिति से दिया जा रहा है। ये हमारी बच्चियां भी ये कम नहीं है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब ये है आपको थर्ड प्राइज, ये भी हमारी बच्चियां ही हैं, हमारी बच्चियां हैं। ये है आपको
प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी ये हमारी बच्चियां भी बहुत अध्ययन की हैं और इनको डॉक्टर बीपी यादव सर के द्वारा ये सेकेंड प्राइज इनको मिलेगा और डीसी महोदय भी और हमारे उपायुक्त महोदय के सामने ये मिल रही है। ये बहुत ही गौरव की बात है। अब ये प्राइज ये सौभाग्य प्राप्त हुए इस बच्ची को इस मंच से ये थर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए। अब यह अब ये तो ये मेडल जीतने के बाद अरविंद कुमार गौतम को ये सांत्वना पुरस्कार मिल रही है। कोई बात नहीं, जय भीम का पट्टी लगी हुई है, आना चाहिए, बाबा साहब का है। अब हमारे विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार जो भागलपुर से आए हैं, ज्वाइंट सेल्फ टैक्स कमिश्नर हैं, इनके द्वारा ये प्राइज ग्रहण कर रहे हैं ये अरविंद कुमार। अब आपका ये जो पांचवा है ये गौतम दास हमारे निरंजन सिन्हा सर जो विशिष्ट अतिथि हैं, इनके हाथों से इनका प्राइज ये जो सांत्वना पुरस्कार है ये मिल रही है। अब आपको छठा है हिमांशु रंजन आ रहे हैं, आइए। अब कुलदीप रविदास इधर से हाँ आए प्राइज करें। हिमांशु रंजन और तैयार रहे रवि कुमार शर्मा ये भी आप सांत्वना पुरस्कार देने के लिए आप आ जाएं। अब 7वां स्थान है रवि कुमार, हम ये चाहेंगे अध्यक्ष उनके द्वारा ये प्राइज इनको मिल रहा है, सांत्वना पुरस्कार रहा है। अब ये बड़ी और खुशी की बात है, हमारे पुस्तकालय के ही छात्र हैं। ये आपको 7वां है विक्रम भैया, अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो आप विक्रम भैया आप आ जाएं सांत्वना पुरस्कार के लिए। विक्रम भैया ठीक है, उनका सुरक्षित रहेगा। अब ये सोनम भारती दास, मैं उनसे चाहूंगा कि ये सांत्वना पुरस्कार दें। और अब आपका है 10 में कृष्णा कन्हैया, आप आ जाएं, आप पुरस्कार ग्रहण करें, सांत्वना पुरस्कार। हम चाहेंगे कि आप इस बच्चे को भी आप इस पुरस्कार देंगे, आप उनका हौसला बढ़ा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब प्रभात फेरी में जो मूर्ति आप देखे हैं वो कलाकारी हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं उन्होंने ग्रहण किया, अभी बनाया है। वो है आपको बंटी राम, अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो आ जाएं और आप मूर्ति कला के क्षेत्र में बनाया है बुद्ध का। हम चाहेंगे कि उपायुक्त महोदय से ही इनको मिल जाए, बहुत इन्होंने कलाकारी किया है। और छोटा सा बच्चा जिन्होंने अपने हाथों से। अब हम चाहेंगे कि मंच संचालक महोदय और मुख्य अतिथि महोदय को बोलने का मौका दें। अभी हम लोगों को जिसका इंतजार है, जय भीम, जय भीम। 132वां वर्षगांठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर यहाँ ऐतिहासिक क्षेत्र, ऐतिहासिक जगह पे आज इस मंच को शोभित कर रहे हैं हमारे देवघर जिला के पुलिस अधीक्षक श्री सुभाष चंद्र जाट जी, भागलपुर जिले से आए हुए अपर कर आयोग
वीरेंद्र कुमार जी और उनके साथ आए हुए विजय रविदास जी, यहाँ सचिव निरंजन सिन्हा जी, बीपी यादव जी, अध्यक्ष सोरेन जी, कुलदीप रविदास जी, महेश लंकेश जी, नंदलाल पंडित जी, और आज यहाँ इस अवसर पर इस चौक में इतने भव्य संख्या में आए हुए सभी माताएं बहनाएं, कम से कम 65% हमारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काम किए और 100% लोगों को उन्होंने काम किया। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए संविधान में जगह देने के लिए संघर्ष किए और उसको लाए उन्होंने। हमारे समाज के जो 50% महिलाएं जो हैं आज के समय में, अगर उनको भी समानता का अधिकार मिल रही है जो हजारों सालों से नहीं मिल रही थी, उसका मुख्य कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और बहुत सारे लोगों को लगता है अंबेडकर जी मात्र दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए संविधान में उन्होंने काम किए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो काम किए हर एक वर्ग के लिए काम किए। वो चाहते थे कि भारत में हर एक व्यक्ति एक आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से जिए। ये जो जितना भी हम लोग देख रहे हैं, ये शुरुआत होती है सिर्फ 2 ही चीजों से, समानता और सम्मान। क्या 2 व्यक्तियों को सम्मान उसी तरह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या कोई जन्म के आधार पर किसी को ज्यादा सम्मान, किसी को कम, क्या जन्म के आधार पर हो सकता है? तो उन्होंने इस जो सदियों बचपन से उन्होंने अपने प्रति जो समस्याएं जूझे, लेकिन कभी उन्होंने किसी के प्रति स्नेह को उन्होंने नहीं बोले। हर एक वर्ग के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति उनका स्नेह प्रेम रहा। ऐसा नहीं कि अगर उनके समाज को, उनको अगर किसी ने कोई समस्या किया है तो उसको जो है एक रिवेंज के तरह नहीं देते। तो अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने जो शुरुआत किए थे, जो संविधान के माध्यम से और संविधान से पहले भी संघर्ष और संगठनों के माध्यम से, अभी भी बाकी है। उन्होंने संविधान के माध्यम से सबको तो समानता दे दिया, लेकिन सभी लोग जानते हैं अगर कोई दौड़ने का मैच है, दौड़ना है, कहीं कंपटीशन चल रही है, अगर एक व्यक्ति जो है पहले से ये तंदुरुस्त है, शक्तिवान है, मेहनत कर रहा, और वो जो है उस दौड़ में प्रथम आ जाए, तो उसी के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे बेटियां और जितने भी SC ST OBC के
कि समाज में व्यवस्था में कमियां दिन भर बात करते हैं, लेकिन जब 5 साल में जब चुनाव होती है, जब मतदान के दिन होती है, तो बहुत दुख होती है कि उस दिन हर एक चीज को एक मत निर्णय करते हैं कि कौन माननीय विधायक जी होंगे, कौन माननीय सांसद जी होंगे, और यही निर्णय करती है कि कैबिनेट कौन सा होगा, कौन माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, कौन माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। यही तय करते हैं कि सरकार कौन सी रहेगी। तो इन्हीं सरकार जो है सुप्रीम होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी में, और सरकार सारे नीतियां बनाती है जनों के लिए। वही तय करते हैं कि कौन डीएम रहेंगे, कौन एसपी रहेंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे जो नौजवान लोग जो है या कुछ अनजान लोग जो है उस मत को जो है, मतदान को जो है सही तरीके से कभी कभी इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों को भय लालच से उठकर इस मतदान का सही इस्तेमाल करना है। और जितना भी यहाँ ऊर्जा जो है, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग इस ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लेके जाना है, एकता के साथ। जब तक एकता नहीं है, जब तक एक ही दिशा में हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार, अलग अलग आकांक्षाएं हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश की विकास, हमारे समाज की विकास, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने और आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से कोई भी जगह पे जाएंगे तो बहुत ही देश का नाम रोशन करें। और इतना ही नहीं कि हमारे जो हर दिन की जो जिंदगी जो है, जिंदगी में बदलाव दिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो तभी संभव है, अभी तो दौड़ के लिए जो संविधान ने बना दिया कि दौड़ में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन आज के दिन बाबा साहब की जन्म जयंती के आयोजन के उपलक्ष्य में हम उनके विचारों को सुधारते हैं। उन्होंने जो विभिन्न विषयों पर आधारित अपने विचार दिए, अपने आदर्श स्थापित किए, हमारा कर्तव्य होता है, हमारा परम कर्तव्य होता है, सर्वप्रमुख कर्तव्य होता है कि हम उनके दिए हुए विचारों पर चिंतन मनन करें क्रिटिकली, बौद्धिक स्तर से, और उनके विचारों को अपने जीवन से प्रत्यक्षतः जोड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ उनके निर्देश के मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक, उनकी विचारधारा के मुताबिक हम अपना जीवन धारण करने की कोशिश करें। अगर इस दिशा में थोड़ी भी कामयाबी हमें मिल जाए, हम थोड़े भी सफल हो जाएं बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन से जोड़ने में, तो मैं कहता हूं कि हमारा इस तरह का आयोजन करना, जयंतियां मनाना, चूंकि जयंती हम मनाते ही हैं इसलिए कि हम उस दिन अपने महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और उनके बताए, उनके पद चिन्हों पर के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में जितनी बातें की गई, हमें लगता है वो काफी है जानने समझने के लिए। हर छोटे बड़े मौके पर जब कभी यहाँ आयोजन होता है, बाबा साहब के जीवन से जुड़े जो भी आयोजन, उस पर बाबा साहब की जीवनी के संबंध में, उनके व्यक्तित्व कर्तव्य, लाइफ एंड वर्क के संबंध में काफी लंबी चौड़ी यहाँ चर्चाएं हुआ करती हैं। इसलिए उस तरफ मैं अपना वक्त जाया ना कर, मैं सीधे सीधे उनके विचारों से अपने आप को जोड़ना चाहूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके दिए विचारों, उनके कहे हुए विचारों, उनकी कही हुई बातों को मैं दोहराऊं। जहां कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो
मैं उस पर दो शब्द अपनी तरफ से रखूं, नहीं तो आप सारे विज्ञ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, और मैं इतना विश्वास करके चलता हूं कि आप बाबा साहब को अच्छी भली तरह से समझ और जान रहे हैं। अब आप परिपक्व जानकार के रूप में जाने समझे जा रहे हैं यहाँ। यही कारण है कि आज शोभा यात्रा में आपके उत्साह, आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी को देखकर मन मिजाज निश्चित रूप से प्रसन्न और बुलंद हुआ कि निश्चित रूप से अब आप जाग चुके हैं। और जो कौम एक बार जाग जाता है विचारों से, बौद्धिक स्तर से, उसे विश्व में चैंपियन होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज के जिस स्वरूप की संकल्पना बाबा साहब ने की, हम समाज का वो आदर्श रूप अब बना पाएंगे, उसे वो रूप दे पाएंगे, ऐसा विश्वास आज के दिन हमारा निश्चित ही बुलंद हुआ है। कितनी स्वतंत्रता उस धर्म के तहत है, समाज में कितनी समानता उस धर्म ने आज तक कायम की। और जहां तक बंधुत्व और भाईचारे की बात है, तो धर्म की क्या भूमिका इस क्षेत्र में है, यह बात व्याख्या के योग्य नहीं है। सारे लोग बाखूबी इस बात को समझते हैं। यानी आज जो प्रचलित धर्म हमारे समाज में है, जिसकी व्याख्या जोर शोर से लोग करते हैं, सुबह सुबह आप अपने टीवी चैनल को खोलेंगे तो 3 टीवी चैनल में 13 बाबा जी आपको उपदेश देते हुए मिल जाएंगे। और वो जो एक भ्रमजाल समाज में फैला रहे हैं, वो जो अंधकार फैला रहे हैं अज्ञानता का, उससे बचने की जरूरत है। हम लोगों ने तो टीवी देखना छोड़ दिया। हम लोगों ने टीवी देखना और वैसे कार्यक्रमों से तौबा कर लिया बहुत पहले ही, जब से ये महसूस हुआ कि समाज में अंधकार फैलाने का एक माध्यम है, इससे समाज का कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। कोई दासी चपरासी वही 3% का, क्योंकि हर जगह तो वही लिए कुर्सी, 3% वही छाल कपट करके जैसे भी हो ले लिया। हर जगह नीचे से लेके पंचायत स्तर से लेके लोकसभा तक सब वही लिए हुए कुर्सी हम लोग को बना के रखे हैं। देखिए दासी चपरासी। और फिर भी हम कहते हैं जय भीम, जय मूलवासी, झारखंड वासी, खाते रहो भात रोटी बासी और बन के रहो दासी चपरासी। शाही लड़कों को तूने बुद्ध की राह दिखाई।